नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि आखिरकार इन खाड़ी देशों के अंदर अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा कैसे बनाया? कैसे अमेरिका के मन में यह सवाल आया था कि मुझे मिडिल ईस्ट के अंदर जाकर इतने सारे सैन्य अड्डे बनाने हैं? अच्छा, वो यहाँ पर आया तो आया, पर जितने भी खाड़ी देश हैं वो अचानक से एग्री कैसे हो गए कि हाँ तुम यहाँ पर रह सकते हो, और बल्कि अमेरिका को अपना बड़ा भाई तक मान लिया कि अमेरिका जो करेगा वो हमारे हित में होगा। क्योंकि अभी हाल ही में ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका के जितने भी सैन्य अड्डे हैं, अगर वो यहाँ से खाली नहीं होते हैं तो किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं रुकेगा। ये बात ईरान ने बोली थी। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका ही क्यों? अमेरिका की जगह दुनिया के किसी और देश के सैन्य अड्डे हो सकते थे, जैसे रशिया हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, कई सारे देशों के हो सकते थे। अमेरिका ही क्यों बसा? तो आज के इस वीडियो में हम इन सब क्यों के बारे में चर्चा करेंगे, और ईरान के कहने पर क्या अमेरिका लौट जाएगा या नहीं लौटेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब आपको ये जानने से पहले थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा, वो भी सन 1900 पहले, यानी कि उस समय जब ये सारे खाड़ी देश नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे से कस्बे हुआ करते थे। और आज जिस प्रकार से तेल की वजह से पूरी दुनिया इन्हें जानती है, एक टाइम ऐसा था जब इन्हें कोई नहीं जानता था। मतलब केवल रेगिस्तान, धूल मिट्टी वाले देश ये हुआ करते थे, कस्बे ये हुआ करते थे। आज अगर हम बात करें तो यहां से लेकर यहां तक अमेरिका के लगभग कई सारे सैन्य अड्डे यहां पर मौजूद हैं। आज जो कि ऑयल की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, एक समय ये जाने जाते थे केवल और केवल यूरोप तक व्यापार के लिए, है ना, यूरोप तक व्यापार के लिए, अफ्रीका तक व्यापार के लिए और एशिया तक व्यापार के लिए। क्योंकि रास्ते तो वही थे, प्रकृति तो वही है ना, तो ये केवल एक रास्ते के लिए जाने जाते थे कि इसके पास में होकर ये व्यापार होना है। तो व्यापार के रूट यहाँ पर हुआ करते थे, बल्कि ऑयल का कोई भी व्यापार यहाँ पर नहीं हुआ करता था। ये बात कब की है? ये बात तब की है जब ईरान के ऊपर पर्शियन एम्पायर का शासन हुआ करता था और बाकी बचे हुए खाड़ी देशों के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का शासन यहाँ पर हुआ करता था। भाई साहब, ये इन राजाओं के अधीन यहाँ पर आया करते थे। एक दिन अचानक से इन सारे देशों की किस्मत जाग उठी। किस्मत इतनी खतरनाक तरीके से बदली कि एक साइड इनकी किस्मत ऐसी थी कि इनके पास केवल ऊंट हुआ करता था, है ना, ऊंट के अलावा इनके साथ में खजूरें हुआ करती थी। मतलब इस देश के पास और कुछ नहीं था, केवल खजूर और ऊंट की वजह से ही कुछ लोग इनको जानते थे, बाकी कुछ नहीं था। एक दिन अचानक से यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो गया, है ना, और ये बात है सन 1900 की। जब यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हुआ तो अचानक से सारे के सारे गरीब रेगिस्तान वाले देश जो हैं अमीर बनने की तरफ जो है मूवमेंट करने लगे। जब तेल यहाँ से निकला था ना, तो ये सारे खाड़ी देश उस चीज को ये समझते थे कि काली बदबूदार चीज है, ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है। और जब इनको आग जलानी होती थी ना, तो उस काले रंग की चीज यानी कि जो ऑयल होता था, क्रूड ऑयल, उसको निकाल के उसके ऊपर जो है डाल के सिर्फ आग लगाने में उसको यूज करते थे। एक तरफ अंग्रेज जो है पूरी दुनिया में भटक रहे थे, इनको तेल की जरूरत थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने जहाज का आविष्कार कर लिया था, इधर ट्रेन भी ये लोग बना चुके थे, तो इनको तेल चाहिए था और तेल के लिए पूरी दुनिया में भटक रहे थे। तभी इन्हें पता चला कि ये जो खाड़ी देश है यहाँ पर तेल निकल चुका है, पर खाड़ी देश में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें पता नहीं है कि बहुत ज्यादा कीमती चीज है। अंग्रेज यहाँ पर आते हैं और रिफाइनरी लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, जिससे इन्होंने तेल निकालना यहाँ से शुरू कर दिया। जब तेल निकालते हैं तो 80% मुनाफा तो अंग्रेज अपनी जेब में डालते हैं और 20% पैसा जो है इन खाड़ी देशों को इसने देना शुरू कर दिया था। मतलब स्थिति तो सुधरी, कह सकते हैं ना, सोना तो मिला है पर वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसको सही भाव में नहीं लिया जा रहा है। वही वाली बात यहाँ पे हो रही थी कि अंग्रेज लूटपाट करके सारी चीजें निकाल रहे थे और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे कमा रहे थे। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया इन खाड़ी देशों को जानने लगी थी, क्योंकि अंग्रेज यहाँ से व्यापार कर करके बहुत मुनाफा कमा रहे थे और तेल जो है पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे थे। अब ये बात किसके कान में गई? अमेरिका वालों के कान में गई। पर अमेरिका बहुत ज्यादा मजबूर था, क्योंकि उस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार। मतलब 1900 से आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को याद होगा 1939 से लेकर 1945 का जो दौर था, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और अमेरिका ना चाहते हुए भी इसके अंदर फंसा हुआ था, इसलिए अमेरिका यहाँ पर नहीं आ पाया। ब्रिटेन वालों ने खूब मुनाफा कमाया, खूब बहुत सारा पैसा बनाया और बहुत ऑयल बेचा, पर बेचारे खाड़ी देशों को कुछ नहीं दिया।
कुछ समय बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है तो अमेरिका की एंट्री होती है, और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ब्रिटेन हो चुका था बहुत ज्यादा कमजोर, इसलिए ब्रिटेन अमेरिका को रोक नहीं पाया। नहीं तो ब्रिटेन वाला झगड़ा कर लेता अमेरिका से कि हम पहले से यहाँ पर हैं, तुम नहीं आ सकते, है ना। क्योंकि ब्रिटेन वालों ने 50 से ज्यादा कंट्रीज को अपना गुलाम बनाया, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं गुलाम ही बना रखा था। तो ब्रिटेन वाले लड़ सकते थे अमेरिका से, पर ये बुरी तरीके से कमजोर हो चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से। इसलिए जैसे ही अमेरिका की यहाँ पर एंट्री होती है तो अमेरिका को चाहिए था कि पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक देश को पावरफुल समझे, और वो रहे अमेरिका। क्योंकि ब्रिटेन लगभग डाउन जा रहा था, अमेरिका पावरफुल बनने की दौर में शुरू हो चुका था। अमेरिका को चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर उसका मिलिट्री बेस हो, पहली चीज। दूसरा, अमेरिका को चाहिए था ग्लोबल पावर, और तीसरा चाहिए था कि अगर पावरफुल कंट्री के रूप में किसे देखा जाए तो वो है केवल अमेरिका। अमेरिका आता है यहाँ पर और ब्रिटेन वालों की बुराई करता है और चिकनी चुपड़ी बातें कर कर खाड़ी देशों को ये बात बताता है कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, सिक्योरिटी दूंगा, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझिए, आपके यहाँ से मैं ऑयल निकालना भी शुरू करूंगा और उस ऑयल का जो भी मुनाफा होगा हम बराबर करेंगे। मतलब कुल मिलाकर जो अमेरिका की एंट्री हुई थी उसका एक रीजन था, और वो रीजन था ऑयल। ऑयल के अलावा ऐसा कोई रीजन नहीं था कि अमेरिका यहाँ पर आकर बस जाए। अमेरिका ने तेल निकालना शुरू कर दिया, अच्छा खासा मुनाफा यहाँ से कमा रहा था, और जितने भी कस्बे थे यानी कि छोटे छोटे कुनबे जो बने हुए थे उनको अच्छा खासा मुनाफा दे रहा था। कुनबे आप समझ रहे हैं ना, ये उस समय देश नहीं थे जैसे आज हम सऊदी अरब को, कुवैत को, कतर को, बहरीन को, यूएई को, इन सबको अलग अलग देश की मान्यता देते हैं ना। उस समय जब अमेरिका यहाँ एंटर कर चुका था, 1945 के बाद के दौर की भी मैं बात करूं तो उस समय भी ये देश नहीं हुआ करते थे। जैसे अगर हम बात करें 1971 की, जब हमारे पास में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत इधर युद्ध लड़ रहा था, उस समय 1971 के अंदर यूएई की और कतर की जो है स्थापना की गई थी। फिर अगर हम बात करें 1961 की तो कुवैत की स्थापना हो गई थी उस तरफ, और उसके बाद अगर हम बात करें 1932 की तो सऊदी अरब उससे पहले ही बन चुका था, माफ कीजिएगा, तो सऊदी अरब यहाँ पर बन चुका था। और इन सारी कंट्री के बनने के पीछे की वजह थी एक और देश जिसका नाम था ईरान। आप सभी जानते हैं कि ईरान पहले पार्शिया देश के नाम से जाना जाता था, पर पार्शिया देश में जैसे ही यहाँ पर धर्मांतरण हो चुका है, 1979 में इस्लामिक क्रांति आई, उससे पहले ही यहाँ पर शिया सुन्नी वर्ग को लेकर ये लड़ाते थे। जितनी भी यहाँ पर आपको कंट्रीज दिखाई दे रही है सब मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, पर ईरान के अंदर जो रहते हैं वो है शिया, और बाकी खाड़ी देशों के अंदर जो है वो है सुन्नी। तो शिया सुन्नी की वैसे ही आपस में बड़ी कट्टरता है, इनकी नहीं बनती थी, इस वजह से सारे देश एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। तो ईरान से भी इनको सुरक्षा चाहिए थी, इसीलिए सारे देशों ने स्वीकार कर लिया कि अमेरिका हमारा बड़ा भाई है, और जब तक अमेरिका यहाँ बैठा रहेगा किसी देश की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा। क्योंकि अमेरिका ने वादा किया था कि एक तो मैं मिलिट्री अड्डे यहाँ पर बनाऊंगा, और उनसे फायदा यह है कि कोई भी दुश्मन देश तुम्हारी तरफ अगर आंख उठा के भी देखेगा, अगर किसी ने आंख उठा के भी तुम्हारी तरफ देखा तो उन देशों को अच्छे से पता होगा कि अमेरिका यहाँ बैठा हुआ है, वो खदेड़ देगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज चाइना की नजर है ताइवान के ऊपर, ताइवान को लेकर चाइना स्टेटमेंट देता है कि ये मेरी जगह है, आज नहीं तो कल मैं इसे वापस अपने हिस्सा बना के रहूंगा। ताइवान में अमेरिका ने अपनी सेना बिठा रखी है, आओ तुम युद्ध करने के लिए, हम तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने के लिए रेडी हैं। उसका छोड़ो, अगर हम जापान की भी बात करें तो जापान और चाइना वालों की भी नहीं बनती है। अगर कभी बाई चांस जापान के ऊपर किसी प्रकार की मिसाइल गिर जाती है तो जापान के अंदर भी अमेरिका ने सैनिक बिठा रखे हैं। यहाँ तक कि अगर हम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका ने सेना बिठा रखी है। तो अमेरिका ने जहां जहां सेना बिठा रखी है वहां वहां को लेकर सबसे पहला सवाल यही आता है कि वहां अमेरिका की सेना बैठी है, हम अटैक नहीं कर सकते, और यही डर अमेरिका बिठाना चाहता था, इसलिए उसने सैन्य अड्डा बनाया। दूसरा, अमेरिका ने यह कहा था कि हमारे जितने भी सैन्य अड्डे यहाँ पर मौजूद हैं, जिस जिस देश के अंदर मौजूद हैं, हम उस देश के नागरिकों को, यानी कि वो जो आर्मी में भर्ती होकर आएंगे, उन्हें हमारे यहाँ की आर्मी ट्रेनिंग देने वाली है। और अमेरिका ने बकायदा ये किया भी है। अमेरिका ने जितने भी खाड़ी देश हैं उन सबको आर्मी ट्रेनिंग भी दी है, हथियार चलाते भी सिखाया है। अब अमेरिका तो यहाँ पर आकर बस गया था, सिक्योरिटी पूरी तरीके से मिल चुकी थी, पर ये सारे देशों को एक होना बाकी था, क्योंकि पहले छोटे छोटे कस्बे बने, फिर ये देश बने, और देश बनने के बाद ये नहीं चाहते थे कि एक ऑलरेडी हमारा दुश्मन ईरान इस तरफ बैठा हुआ है,
हम कभी भी आपस में लड़ा गए तो ईरान उसका फायदा उठा लेगा। इसीलिए हम सबको एक होना होगा। और इन सब ने एक होने के लिए, जैसे कि ओमान हो गया है, यूएई हो गया, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत, इन 6 देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ी यूनिट बनाई और यूनिट में ये कहा था कि हम एक दूसरे का समर्थन और सपोर्ट करते हुए चलेंगे, जिसको नाम दिया गया जीसीसी, यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इसका नाम दे दिया गया और इसको बनाकर रेडी कर दिया गया। और इसको बनाने में मदद करी है किसने? अमेरिका ने। ठीक है भाई, अब ये बनकर रेडी हो गया था और एक तरफ हो गया था अकेला ईरान, है ना, क्योंकि ईरान को दबाने के लिए ही अमेरिका को आने दिया सीधे तरीके से। तो अब अमेरिका ने कौन कौन से देश में पहले अपने सैन्य अड्डे स्थापित किए और कहां कहां कौन कौन सी चीजें लाकर रखी हैं, वो आप जरा देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट। उसमें अगर हम चले सबसे पहले चलते हैं हम कतर की तरफ, क्योंकि सबसे पहला सैन्य अड्डा अमेरिका ने अगर कहीं बनाया था तो वो था कतर। कतर के अंदर जो इसने सैन्य अड्डा बनाया, इससे इसने क्या किया था? सीरिया में भी ऑपरेशन किया था, आप सभी को याद होगा। सीरिया के बाद इसने अफगानिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन किया, है ना, और अफगानिस्तान के अंदर इसके अलावा इराक की अगर हम बात करें तो इराक के अंदर भी इसने ऑपरेशन किया। तो यहाँ सैन्य अड्डा बनाने से इतना ज्यादा फायदा हुआ कि अगर ईरान परेशान करे तो इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और आसपास की अगर कोई भी कंट्री परेशान करती है इन देशों को तो ये सीधा अटैक यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि अमेरिका यहाँ आकर बैठा है। पहला। दूसरा, अगर हम बात करें तो अमेरिका ने बहरीन के अंदर अपनी नेवी को लाकर बिठाया, है ना, नौसेना को यहाँ पर लाकर बिठाया और 5th फ्लीट को भी यहाँ पर लाकर बिठा दिया, जिससे अगर कुछ भी होगा तो यहाँ पर पूरी तरीके से नजर बनाई जा सकती है। ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है कुवैत। कुवैत में ज्यादातर आर्मी लगा रखी है, सेना लगा रखी है हजारों की संख्या में, और कुवैत में यहां से नजर रखी जाती है ईरान के ऊपर। ज्यादातर सेना यहां पर बिठा रखी है आर्मी ऑपरेशन करने के लिए। फिर बारी आती है यहाँ पर चौथे नंबर पे, और चौथे पे आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात करें तो अब तक के सबसे ज्यादा अगर हथियार है, डिफेंस के जो भी हथियार हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? सऊदी अरब के अंदर हैं। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, फाइटर जेट की बात करें, वो सब कुछ कहाँ पे मिलेंगे आपको? सऊदी अरब के अंदर देखने को मिलेंगे। ज्यादातर हथियार है अमेरिका के सऊदी के अंदर। फिर बारी आती है 5वें नंबर पे, और 5वें नंबर पे आता है यूएई। अगर यूएई की बात करें तो यूएई में सबसे ज्यादा फाइटर जेट इसने तैनात कर रखे हैं। अमेरिका के पास जितने भी प्रकार के फाइटर जेट हैं वो लगभग यहाँ पर तैनात है। फाइटर जेट के अलावा ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर तैनात कर रखा है, और कुछ हजारों की संख्या में सेना भी यहाँ पर तैनात कर रखी है। और फिर आता है 6 नंबर का, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है ये स्थान, और इसका नाम है ओमान। ओमान की अगर हम बात करें तो ओमान से आप सभी को याद होगा कि अभी ईरान ने क्या बोला था कि ओमान और ईरान दोनों ही मिलकर यहां से टैक्स वसूल करेगा। मतलब अमेरिका को यह बात बताना चाह रहा था कि तुम्हारी साइड की कंट्री भी पैसा ले सकेगी और हम भी यहाँ पर जो है पैसा ले पाएंगे हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर कोई भी जहाज निकलेगा तो, क्योंकि थोड़ा हॉर्मुज स्ट्रेट हमारा है तो थोड़ा ओमान का भी है। और ओमान के अंदर जो अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है, तो इस तरफ से भी ये पूरी तरीके से नौसेना कवर होती है, इस तरफ से भी होता है, और हॉर्मुज से निकलने वाले एक एक जहाज के ऊपर भी अमेरिका निगरानी बनाकर रखता है कि कौन से जहाज यहाँ से निकल रहे हैं और क्या यहाँ पर हो रहा है। और फिर 7वें नंबर पे जो आखिरी आता है उसकी अगर हम बात करें तो वो है इराक, है ना। इराक की बात करें तो आईएसआई के खिलाफ जो है यहाँ पर ऑपरेशन वगैरह सब हुए, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो है इन सारी की सारी कंट्री के अंदर अमेरिका ने क्या कर दिए, अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर दिए, और ये सारी कंट्री एक तरफ है ईरान। इसके अलावा अगर हम इजराइल की बात करें तो सारे जितने भी खाड़ी देश हैं उनमें से अगर अमेरिका से पूछा जाए सबसे ज्यादा विश्वास पात्र कौन है, तो इसका जवाब होगा केवल एक, कि इजराइल। मतलब खाड़ी देशों में होने के बावजूद भी अमेरिका इन देशों पर इतना विश्वास नहीं करता है जितना विश्वास उसको इजराइल के ऊपर है, और ये कहीं ना कहीं हकीकत भी है। तो अब आप मुझे जरा बताइए, क्या अभी जो ईरान स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई साहब तुम जितने भी सैन्य अड्डे हैं वो हटा लो क्योंकि सबको हमने खंडर बना दिया है, खड्डे कर दिए हैं, तो क्या अमेरिका इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाला है? क्योंकि ये अमेरिका और इजराइल की कई पुरानी, बरसों पुरानी यहाँ पर चाल है। आप देखिए चाल किस प्रकार की है, एक भविष्यवाणी हो रखी है। अगर आप उस पर यकीन करते हैं तो जरूर से लिखिएगा। कहा गया है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खाड़ी देश आपस में लड़ाएंगे,
सारे के सारे खाड़ी देश आपस में लड़ाएंगे और उस समय इजराइल और अमेरिका इसका भरपूर फायदा उठाएगा। जब ये खाड़ी देश आपस में लड़ा लड़ा के मर जाएंगे तो इन सारे इलाके पर कौन कब्जा करेगा? इजराइल कब्जा करेगा। और जब यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में तेल होगा तो इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर यहाँ से तेल निकालने वाले हैं। मतलब पहले अभी प्यार से बहला फुसला के जितने भी खाड़ी देश हैं उन सबको अपने अंडर कर लिया है अमेरिका ने, और आने वाले टाइम में जब कुछ ऐसा हुआ तो इजराइल और अमेरिका दोनों टूट पड़ेंगे। आप देखिए, आप सभी को मैं एक बात याद दिलाती हूँ इराक की। इराक और ईरान के बीच में एक लड़ाई हुई थी, है ना। अमेरिका इराक को भी पसंद नहीं करता है, भले इसने सैन्य अड्डा बना रखा है यहाँ पे। अमेरिका इराक को पसंद नहीं करता था जब सद्दाम हुसैन हुआ करता था। उसके पीछे की वजह, सद्दाम हुसैन का बहुत ज्यादा झुकाव हुआ करता था किसकी तरफ? रशिया वालों की तरफ, सोवियत यूनियन की तरफ उसका झुकाव हुआ करता था। इस वजह से अमेरिका इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अमेरिका का दूसरा दुश्मन है ईरान, है ना, क्योंकि ये परमाणु बनाना चाहता है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी। अब इन दोनों की दुश्मनी थी कहीं ना कहीं, और इन दोनों को अमेरिका भी अपना दुश्मन समझता था। अमेरिका के माइंड में आया इन दोनों को खत्म करने से बढ़िया है एक के साथ में दोस्ती कर लो, वो उसको मार देगा, हथियार पैसा फंडिंग हम सब दे देंगे। अब जैसे इन दोनों की लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका ने फायदा उठाया और अमेरिका ने इसको पैसा, हथियार, फंडिंग सब कुछ दे दिया। इन दोनों की लड़ाई हुई, 8 साल तक जंग चली। लास्ट में इराक जो है बुरी तरीके से थक चुका था, लड़ाई खत्म होती है और लड़ाई खत्म होने के कुछ वर्षों बाद अमेरिका यहाँ पर अटैक कर देता है और फिर सारी पंचायती आप सभी को पता है कि सद्दाम हुसैन को अपना पद त्यागना पड़ता है, सत्ता से हटा दिया जाता है। मतलब अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं है। हाँ, अगर आप इससे रिलेटेड पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं कि अमेरिका ने क्यों मतलब इराक को मतलब मोहरा बनाया, क्यों पैसा फंडिंग दिया, कैसे सद्दाम हुसैन को पद से हटाकर फांसी तक पहुंचा दिया, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो लेकर आ जाऊंगी। तो अब यही है कि अमेरिका जहां अपनापन दिखा के बात बनवा सकता है वहां पे बनाएगा, नहीं बनती है तो फिर वो अटैक करेगा। तो वही वाली चीज यहाँ पर आपको समझ में आई होगी कि क्यों अमेरिका यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। और अगर ये अब खाड़ी देश भी चाहे ना कि अमेरिका यहाँ से चले जाए तो भी अमेरिका जाने वाला नहीं है। बाकी आप जो भी सोचते लिखिएगा जरूर, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर मैं गया तो कल से रशिया यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, क्योंकि रशिया की पहले से ही नजर थी, वो चाहता था कि मैं यहाँ खाड़ी देशों के अंदर आकर बैठ जाऊं। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो अंजलि वॉइस के नाम से आप मुझे फॉलो कीजिएगा। आपको इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी मिल जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो, अंजलि वॉइस, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में इसको जूम करके जो है फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप जेनेटिक एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, कोड लगाइएगा नारी100, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।